सोचिए आज के भारत में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फ्रॉम साइंस टू स्पोर्ट्स, फ्रॉम बिजनेस टू ब्यूरोक्रेसी, फिर भी हमारी संसद में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 14 से 15% क्यों है? क्या लोकसभा में आधी आबादी की आवाज सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगी, या अब वक्त आ गया है जब भारत सच में कहेगा वुमेन लीड इंडिया? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर आपके साथ हूं फिर एक थॉट प्रोवोकिंग वीडियो के साथ, जहां पर हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और इस बार सवाल है नारी वंदन अधिनियम 2023 का, जिसे आम भाषा में वुमेन रिजर्वेशन बिल कहा जाता है। आज हम जानेंगे इस कानून का इतिहास क्या है, इसका असली मतलब क्या है, इससे महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में क्या बदलाव आएगा, और क्या ये बिल वाकई सशक्तिकरण का साधन बनेगा या सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स रह जाएगा। वुमेन्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन in India has always been a story of struggle and gratitude progress. आजादी के समय संविधान सभा में सिर्फ 15 महिलाएं थी, जिसमें हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, रेणुका रे जैसी दिग्गज महिलाएं थी, जिनका अपना राजनीतिक और सामाजिक भूमिका थी। उन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को सुनिश्चित किए, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और समान नागरिक अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस सभा में जब महिलाएं थीं, तब जाकर भारत एक पहला राष्ट्र बना जहां 1950 से ही महिलाओं को अडल्ट फ्रेंचाइजी में शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद भी 1952 से लेकर 1990 तक लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कभी भी 10% से ऊपर नहीं गई। 1992 में आया एक ऐतिहासिक दौर, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। इससे लाखों महिलाओं ने पहली बार नेतृत्व का अनुभव किया, लीडरशिप को एंजॉय किया, विलेज सरपंच से लेकर अर्बन काउंसलर तक। दिस ग्रासरूट पार्टिसिपेशन चेंज्ड इंडियाज लोकल गवर्नेंस। लेकिन सवाल बना रहा कि अगर महिलाएं गांव चलाने में सक्षम हैं, तो संसद चलाने में क्यों नहीं? इस सवाल से शुरू हुआ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का सफर। सबसे पहले 1996 में देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन बिल के रूप में इसे पेश किया। उद्देश्य था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करना। लेकिन बिल पारित नहीं हो सका। हर बार जब ये संसद में आया, 1998 में, 1999, 2008, 2010, तो बहस, विरोध और कोटा विद इन कोटा की मांगों ने इसे रोक दिया। 2010 में राज्यसभा ने तो इसे पारित किया, लेकिन लोकसभा में वो कभी टेबल तक नहीं पहुंच सका। 2010 में जहां पर सरकार, जिसका नेतृत्व एक तरीके से कांग्रेस कर रही थी और उसकी प्रेसिडेंट एक महिला थी, तब भी इस बिल पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। और फिर 27 साल बाद 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे नारी वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया और ये हिस्टोरिकल मेजॉरिटी से पारित हो गया। इट वॉज ट्रूली ए लैंडमार्क मूवमेंट, जहां रूलिंग और अपोजिशन दोनों दलों ने एक मत होकर इसे सपोर्ट किया। लेकिन इस बिल के साथ जुड़ी हैं कुछ महत्वपूर्ण शर्तें, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं, व्हाट डज नारी वंदन अधिनियम एक्चुअली सेज। इसकी पहली शर्त है, या कहा जाए इसका पहला क्लॉज है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। दूसरा, ये आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की महिलाओं पर भी लागू होगा। सीटों का रोटेशन सिस्टम हर 10 साल में बदलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी,
यह कानून सेंसेक्स, जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। यानी जब तक नई जनगणना और सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं होता, यह कानून जमीन पर लागू नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन शायद 2029 के चुनावों तक भी डिले हो सकता है। यहीं से शुरू होती है इसकी पॉलिटिकल डिबेट। जैसे ही यह बिल पास हुआ, देश भर में दो तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। सेलिब्रेशन का माहौल चारों तरफ हुआ और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये बिल भारतीय राजनीति में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक हिस्टोरिकल स्टेप है। पंचायतों में आरक्षण के बाद अब नेशनल लीडरशिप में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे महिलाओं के एम्पावरमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। पॉलिटिक्स अब ट्रूली इंक्लूसिव होगी। क्रिटिक्स कहते हैं ये बिल सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर है, क्योंकि इसे लागू करने की कोई निश्चित तारीख नहीं है। जब तक सेंसेक्स और डिलिमिटेशन नहीं होते, महिलाओं को रियल रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि ये एम्पावरमेंट नहीं, पोस्टपोन इक्वालिटी है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, कोटा विद इन कोटा, यानी बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण। डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों को याद करें तो उन्होंने हमेशा रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ संख्या नहीं, वॉइस एंड एजेंसी के रूप में देखा था। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीटें देना ही एम्पावरमेंट है, या डिसीजन मेकिंग पावर देना भी उतना ही जरूरी है। आप देखते हैं कि हमारे 3 टायर सिस्टम में महिला रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वह महिलाएं बहुत सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रही, पर वो एम्पावर्ड है। आइए अब देखते हैं दुनिया में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहां से कहां तक पहुंचा है। भारत का वुमेन रिजर्वेशन अन्य देशों के साथ कहां पर ठहरता है। रवांडा में महिलाएं संसद 60% से ज्यादा सीटों पर हैं। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में 45 से 50% रिप्रेजेंटेशन है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में रिजर्व सीट सिस्टम पहले से ही लागू है। तो भारत जैसे लोकतंत्र में जहां महिलाएं जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं, 2024 के लोकसभा में सिर्फ 78 महिलाएं चुनी गई। क्लियरली इंडिया स्टिल हैज ए लॉन्ग वे टू गो। इसलिए नारी वंदन अधिनियम न सिर्फ नेशनल लीड है, बल्कि ग्लोबल इक्वालिटी मूवमेंट का हिस्सा भी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स की। इसकी पहली चुनौती नई जनगणना और परिसीमन है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और अगला अब तक पेंडिंग है। जब तक ये पूरा नहीं होता, रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता। इसकी दूसरी चुनौती है पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी। Even today's major political parties rarely gives more than 10 to 15% tickets to women candidates. ये बहुत ही सोचनीय विषय है। इसकी तीसरी चुनौती है रोटेशन सिस्टम। हर 10 साल में सीटें बदलना। इससे वुमेन लीडर्स की कॉन्सिस्टेंसी कनेक्शन कमजोर हो सकती है। लेकिन इस सब चुनौती के बावजूद यह बिल एक ऐतिहासिक स्टेप है जो आने वाली पीढ़ी की राजनीति को जेंडर बैलेंस बना सकता है। इन टुडेज इंडिया, वेयर वुमेन आर लीडिंग इन एजुकेशन, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक सर्विसेज, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। नारी वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह एक सामाजिक घोषणा है कि अब भारत रिप्रेजेंटेशन के बिना प्रोग्रेस की कल्पना नहीं करेगा। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस, और यही इस अधिनियम की आत्मा है।
रिप्रेजेंटेशन के जरिए रिकॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग तक पहुंचना। नारी वंदन अधिनियम हमें ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार चुनना नहीं, बल्कि हर नागरिक को समान अवसर देना है। ये बिल हमारी संसद की दीवारों में नई आवाजें जोड़ता है, ऐसी आवाजें जो बदलते भारत की सच्ची तस्वीर पेश करेगी। लेकिन कानून सिर्फ शुरुआत है। असली सशक्तिकरण तब होगा जब समाज, राजनीतिक दल और हम सब मिलकर महिलाओं के लिए समान नेतृत्व का माहौल बनाएंगे। उन्हें किसी प्रकार से जज नहीं करेंगे। हम उनकी एबिलिटी के आधार पर, हम उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें जज करेंगे और उन्हें पूरा सुरक्षात्मक माहौल देंगे, जिससे कि राजनीतिक परिपाटी पर अपने आप को साबित कर सकें और साबित कर सकें कि वो घर का नेतृत्व ही नहीं कर सकती, वे देश का भी नेतृत्व कर सकती हैं। वुमेन डोंट नीड एम्पावरमेंट, दे नीड इक्वल स्पेस टू लीड। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही एम्पावरमेंट का पहला कदम होता है। थैंक यू वेरी मच।